नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। लोकसभा में जारी गतिरोध पर लगी लगाम। 2 बार के स्थगन के बाद निचले सदन में बजट पर हुई चर्चा। कांग्रेस, सपा और बीजेपी सहित सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई दलों ने चर्चा में लिया हिस्सा। राज्यसभा में भी प्रश्नकाल में दिए गए कई सवालों के उत्तर। बीजेपी की महिला सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखा पत्र। विपक्षी सांसदों पर कार्रवाई की मांग। वहीं अविश्वास प्रस्ताव के फैसले तक लोकसभा में नहीं जाएंगे ओम बिरला। विपक्ष के नोटिस पर नैतिकता के उच्च मापदंड के तहत स्पीकर का बड़ा कदम। पूर्व आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे की अप्रकाशित किताब पर जारी है विवाद। पूर्व सेना प्रमुख ने तोड़ी चुप्पी। प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के बयान को पोस्ट कर राहुल गांधी को दिया जवाब। सरकार की साइबर क्राइम से निपटने की जोरदार तैयारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जताई चिंता। कहा, साइबर अपराध के खिलाफ मजबूत तंत्र की जरूरत। भारत चीन रणनीतिक संवाद के तहत विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने चीन के कार्यकारी उप विदेश मंत्री मा झाओशू के साथ की बैठक। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर की चर्चा। चीन के कार्यकारी उप विदेश मंत्री ने कहा, चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए भारत की आकांक्षाओं को समझता है और उसका सम्मान करता है। केंद्र सरकार ने डी फेक एआई से तैयार फर्जी और भ्रामक कंटेंट पर रोक लगाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2021 में किया संशोधन। 3 घंटे में हटाना होगा भ्रामक कंटेंट। 20 फरवरी से लागू होंगे नए नियम। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। पिछले कुछ दिनों की तरह ही मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही की शुरुआत हंगामेदार रही। विपक्षी सदस्यों ने इनके सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की मध्यस्थता के बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई और इसके बाद लोकसभा में आम बजट पर चर्चा की शुरुआत हुई और इसमें बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित अनेक दलों ने हिस्सा लिया। मंगलवार को सदन की कार्यवाही से पहले संसद भवन परिसर में बयानों के तीर चल रहे थे, लेकिन जब 11 बजे सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया, जिसके चलते लोकसभा पहले 12 बजे फिर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की विपक्षी दलों से सदन चलाने की अपील के बावजूद भी सदन में गतिरोध बना रहा। आज बजट पे चर्चा कीजिए। हम लोग कल भी कांग्रेस वाले से हाथ जोड़ के मैंने कहा है कि बजट का डिस्कशन शुरू हो चुके हैं। नाम भी पुकारे हैं, शशि थरूर जी का नाम पुकार चुका है। वो अपना बजट स्पीच को शुरू करने से सारा सदस्य, अलग अलग पार्टी के जितने मेंबर्स, सबने अपना नाम दे चुके हैं। दोपहर संसदीय कार्य मंत्री के साथ विपक्षी नेताओं की बैठक हुई, जिसमें सदन में गतिरोध खत्म करने पर चर्चा की गई। लोकसभा में 2 बजे से कार्यवाही आगे बढ़ी और आम बजट पर चर्चा शुरू की गई। कांग्रेस, सपा और बीजेपी सहित सत्ता और विपक्ष के कई दलों ने चर्चा में हिस्सा लिया। This budget is praised for prudence, but prudence without vision or fairness is hollow. It ignores unemployment, it ignores rising living costs, and it ignores inequality. A budget which reflects our commitment, the commitment of the government, the conviction of the government, and the consistency of the government. We are all moving towards one and only one goal in the country, and the goal is to make India Viksit Bharat by 2047. मध्यम वर्ग अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। शोषित, वंचित, गरीब व्यक्ति जहां था वैसे भी नीचे जाता दिख रहा है। इस बजट ने उसके चादर में पैबंद लगाने की जगह उसे और चिथड़ा कर दिया है। उधर राज्यसभा में सुबह प्रश्नकाल में कई सवालों के उत्तर दिए गए, जिसके बाद आम बजट पर चर्चा आगे बढ़ाई गई।
कई दिनों से लोकसभा में चला आ रहा गतिरोध फिलहाल खत्म हो गया है। आम बजट पर चर्चा पूरी होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चर्चा का जवाब देंगी। राजेश राज और शैलेंद्र मिश्र के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और लोकसभा में बजट पर चर्चा की शुरुआत तो हुई, लेकिन इस बीच सदन के भीतर 4 फरवरी की घटना का मुद्दा गरमाया रहा। विपक्ष की महिला सांसदों के बाद बीजेपी की महिला सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को लेटर लिखकर मांग की है। बीजेपी की महिला सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से एक पत्र के माध्यम से मांग की है कि विपक्षी सांसदों के खिलाफ उन नियमों के तहत सख्त एक्शन लिया जाए जिन्होंने 4 फरवरी को सदन के अंदर देश के लोकतांत्रिक संस्थान को बदनाम किया। सदन के भीतर ऐसे जघन्य कृत्य करने वाले और लोकतांत्रिक संस्थानों को कलंकित करने वाले विपक्षी सांसदों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नैतिकता के उच्च मापदंड के तहत बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि विपक्ष के द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के निपटारे तक वे लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर 4 फरवरी को सदन में क्या हुआ था, जिसके बाद मामला यहां तक पहुंचा है। आपने देखा ये वीडियो 4 फरवरी को लोकसभा में हुए हंगामे का है। इस वीडियो में कांग्रेस की महिला सांसद प्रधानमंत्री के सीट के पास खड़े हुए नजर आ रही हैं, जबकि सत्ता पक्ष के सांसद उनसे अपनी अपनी सीट पर जाने की अपील कर रहे थे। इस दौरान कांग्रेस सांसदों के हाथ में बैनर दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए कांग्रेस सांसदों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने लोकसभा के भीतर के कुछ वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस पर तंज कसते हुए लिखा, कांग्रेस पार्टी को अपने सांसदों के सबसे घटिया बर्ताव पर गर्व है। अगर हमने सभी बीजेपी सांसदों को नहीं रोका होता और महिला सांसदों को कांग्रेस सांसदों से सामना करने दिया होता तो बहुत बुरा सीन होता। संसद की गरिमा और पवित्रता की रक्षा करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो को केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया गया एक एआई जनरेटेड वीडियो के जवाब में लिखा है। अब देखिए दूसरा वीडियो, जिसे शेयर करते हुए संसदीय कार्य मंत्री ने लिखा है, माननीय सांसदों के ऐसे बर्ताव को कौन सही ठहरा सकता है। हमारी लीडरशिप का निर्देश बहुत साफ था कि हमें सदन की गरिमा बनाए रखनी चाहिए और किसी भी बीजेपी सांसद को विपक्षी सांसदों के साथ हाथापाई नहीं करनी चाहिए। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष को बीजेपी की कई महिला सांसदों ने पत्र लिखकर 4 फरवरी को संसद की गरिमा बनाए रखने में उनकी भूमिका के लिए धन्यवाद दिया। इस पत्र में 4 फरवरी को अनुचित व्यवहार करने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई है। जिस हिसाब से लोग चढ़ गए थे टेबल पे वो गलत था, और जिस हिसाब से लेडी एमपीज भी आए थे इस तरफ वो भी गलत था, और उन्होंने संयम रखा, लोकतंत्र की रक्षा की, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। स्पीकर सर ओम बिरला जी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी के पेपर अगर छीन लेते या उन पर वो कागज मारते या धक्का मुक्की करते तो उस, और खासकर महिलाओं को ये आगे कर रहे हैं, तो क्या इस संसद की या इस देश के और कॉन्स्टिट्यूशन की क्या गरिमा रह जाएगी। दोपहर बाद पहली बार चुनकर आए एनडीए के कुछ सांसदों ने सदन चलाए जाने की मांग की। इन नए सांसदों ने कहा कि सदन में उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिलना ही चाहिए। पहली बार के सांसद हैं, वो चाहते हैं कि अपने क्षेत्र की जनता की आवाज को उठाए। हमारे पास फेमस सरनेम नहीं है, हम लोग को अपने क्षेत्र की जनता के पास अपने परफॉर्मेंस के बल पर ही जाके अगली बार वोट मांग पाएंगे। दरअसल 4 फरवरी को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देना था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की महिला सांसदों ने सदन के वेल में हंगामा किया। स्पीकर ओम बिरला ने साफ कहा कि ऐसा व्यवहार संसद की गरिमा और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के बिल्कुल विपरीत था। मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ भी एक नोटिस विपक्ष के 118 सांसदों ने लोकसभा सेक्रेटरी को दिया है। ये ठीक नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है। आज तो बीजेपी के महिला सांसदों ने भी इस बात को कहा है, कंफर्म किया है। इसलिए माननीय स्पीकर ओम बिरला जी बहुत नियमानुसार चलाते हैं, बहुत संयम रखते हैं। माननीय स्पीकर साहब ने खुद से कहा कि कोई अप्रिय घटना हो सकती थी, इसीलिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को रोका, और लोकसभा के अंदर या इस पार्लियामेंट के अंदर जो लोकसभा स्पीकर कहें वही सत्य है। उनके पास सारे प्रमाण होंगे, सारी जानकारी होगी, सारी सीसीटीवी में भी हम लोगों ने देखा।
अब देखना होगा कि संसद में गरिमापूर्ण आचरण की बहस को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ये टकराव आगे किस तरफ जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के सदन में अपनाए गए रुख पर सवाल तो उठ ही रहे हैं। अनुज यादव और ऋषि कुमार के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर बढ़ते राजनीतिक और कानूनी विवाद के बीच पब्लिशर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने 24 घंटे के भीतर दूसरा स्पष्टीकरण जारी किया है। प्रकाशन संस्था ने साफ किया है कि किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है। इस बीच अपनी अनपब्लिश्ड किताब के कथित सर्कुलेशन पर विवाद के बीच पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने पेंगुइन इंडिया के बयान को दोबारा पोस्ट करते हुए लिखा, यह किताब का स्टेटस है। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने कहा कि किताब अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका कोई हिस्सा सार्वजनिक नहीं किया गया है। कंपनी ने कहा कि पब्लिशिंग के सभी राइट्स हमारे पास हैं। अब तक किताब की न तो कोई कॉपी छपी है और न ही कोई कॉपी आई है और न ही डिजिटल कॉपी सामने आई है। सवाल यह है कि अब राहुल गांधी सच कह रहे हैं या फिर पेंगुइन सच कह रहा है या फिर जनरल नरवणे। ऐसे में जनरल नरवणे ने बिना बोले ही ये साफ कर दिया कि पेंगुइन पब्लिशर्स सच कह रहे हैं। ऐसे में अब राहुल गांधी जिस किताब को लेकर वो संसद परिसर में जिसे लहरा रहे थे, अब वो बताएं कि ये किताब उनके पास कहां से आई है। पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी अभी बाजार में आई भी नहीं, उससे पहले ही सियासी तूफान खड़ा हो गया है। मामला अब थाने तक पहुंच गया है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की अप्रकाशित किताब के लीक होने के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, जिसमें दिल्ली पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि अप्रकाशित किताब कैसे लीक हुई। वहीं पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने साफ कहा है कि भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल एमएम नरवणे द्वारा लिखित आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के प्रकाशन अधिकार केवल हमारे पास हैं। हम ये भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि पुस्तक का प्रकाशन अब तक नहीं हुआ है। प्रकाशक ने कहा कि ये पुस्तक अब तक प्रकाशित नहीं हुई है। साथ ही कहा, किताब की प्रिंट या डिजिटल किसी भी रूप में कोई भी प्रति जारी नहीं की गई है। बयान में कहा गया है कि कंपनी द्वारा पुस्तक की कोई भी प्रति प्रिंट या डिजिटल रूप में प्रकाशित, वितरित, बेची या किसी अन्य तरीके से जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई है। प्रकाशक ने ये भी चेतावनी दी कि वर्तमान में प्रसारित हो रहे पुस्तक के संस्करण को कॉपीराइट उल्लंघन माना जाएगा। इस पर भाजपा सांसद हमलावर हैं। निशिकांत दुबे ने कार्रवाई की मांग करते हुए सवाल पूछा कि अगर प्रकाशक कह रहा है कि उन्होंने किताब प्रकाशित नहीं की है, तो राहुल गांधी कौन सी किताब दिखा रहे हैं? राहुल गांधी जी ने सारी पराकाष्ठा क्रॉस कर दी। जब पब्लिशर कह रहा है कि हमने बुक पब्लिश ही नहीं किया, तो कौन सा बुक आप पब्लिश करके घूम रहे हो? फिर पार्लियामेंट में, लोकसभा के अंदर जो है आपने सदन को गुमराह किया। तो मेरा तो लोकसभा स्पीकर से यह आग्रह होगा कि इनके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे भविष्य में कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये जो लोकतंत्र का मंदिर है, इसको जो है सोरोस के कहने पर जो देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ ये सारे तत्व काम कर रहे हैं, वो सारे तत्वों का जो है खात्मा हो जाए। पेंगुइन पब्लिशिंग हाउस ने आज कहा है कि इट इज कम्प्लीटली इलीगल एंड अनऑथराइज्ड। वहीं इस पूरे मामले पर राहुल गांधी की अलग ही दलील है। Penguin is saying something. They're saying the book is not being published, right? The book is available on Amazon. General Narawane has tweeted, as I just read to you, that please buy my book. कोई किताब निकली नहीं निकली, उसका सोर्स क्या है, ऑथेंटिकेट नहीं है। याद करिए सोरोस कांड में भी नहीं काम किया था। याद करिए जो उन्होंने मोबाइल को लेकर के पेगासिस की बात कही थी, सुप्रीम कोर्ट में जब हुआ कि अपना मोबाइल दीजिए, तो वो भी नहीं सबमिट किया। दरअसल ये पूरा विवाद पिछले हफ्ते संसद के बजट के बाद चल रहे सत्र के दौरान शुरू हुआ था, जब राहुल गांधी ने जनरल नरवणे की अप्रकाशित किताब पर आधारित एक मैगजीन लेख का हवाला दिया था। इसी बीच पूर्व सेना प्रमुख ने इस पूरे विवाद पर विराम लगा दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किताब से संबंधित प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के आधिकारिक बयान को रिपोस्ट कर लिखा, किताब की वर्तमान स्थिति ये है। राजेश राज और ऋषि कुमार के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अनपब्लिश्ड मेमोयर के लेकर एक्स पर टिप्पणी की है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि नरवणे के ट्वीट के बाद स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी द्वारा पेश की गई कथित कहानी उस किताब के पब्लिशर और लेखक द्वारा पूरी तरह खारिज कर दी गई है।
उन्होंने आगे कहा कि पेंगुइन पब्लिशिंग हाउस ने पुष्टि की है कि ऐसी कोई किताब अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। अगर किसी के पास ऐसी किताब की कोई कॉपी है तो ये कॉपीराइट का उल्लंघन है और ये पूरी तरह अलग है। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी के द्वारा जो पेंगुइन द्वारा किए गए कल के ट्वीट को एंडोर्स करना, अब यह स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी जी ने जिस कपोल कल्पित कथा सुनाने का प्रयास सदन के पटल पर किया था, वो उनकी उस तथाकथित प्रकाशित बुक के प्रकाशक और लेखक दोनों के द्वारा स्पष्ट रूप से ध्वस्त हो गया है। क्योंकि पेंगुइन ने भी ये कहा है कि न ऐसी कोई पुस्तक अभी प्रकाशित हुई है और इस प्रकार का कोई भी पुस्तक की प्रति यदि किसी के हाथ में है तो वो पूर्णतः अलग है और वो कॉपीराइट का उल्लंघन है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने टैकलिंग साइबर इनेबल्ड फ्रॉड एंड डिसमेंटलिंग द इकोसिस्टम विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। गृहमंत्री ने कहा कि साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। इस अवसर पर केंद्रीय गृहमंत्री ने सीबीआई के उन अधिकारियों को भी सम्मानित किया जिन्होंने अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को साइबर धोखाधड़ी का मुकाबला और संबंधित तंत्र का उन्मूलन विषय पर आयोजित सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने ब्यूरो की नई साइबर अपराध शाखा का उद्घाटन किया। साइबर अपराध में एजेंसियों के बीच आपसी समन्वय तेजी के साथ हो, उसके लिए राज्य अपराध समन्वय केंद्र डैशबोर्ड का भी शुभारंभ किया गया। अब इस सब के बीच में समन्वय कर हमने एक, जिसमें सीबीआई भी होगी, एनआईए भी होगी, आरबीआई भी होगा, सभी लोग मिलकर एक सुरक्षित तंत्र बनाने का प्रयास हमने करना पड़ेगा। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य धोखाधड़ी इकोसिस्टम के 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर लगाम लगानी है। प्रथम, वित्तीय लेन देन पर लगाम। दूसरा, टेलीकॉम या डिजिटल माध्यम से होने वाले अपराध पर लगाम। तीसरा, साइबर गुलामी और स्कैम के लिए मानव तस्करी पर रोक। पिछले कुछ सालों में साइबर अपराध पर लगाम की बात करें तो 20,000 करोड़ से ज्यादा के बैंक फ्रॉड में 8,000 करोड़ रुपए फ्रीज किए गए, 12 लाख सिम कार्ड रद्द किए गए, 3 लाख मोबाइल IMEI ब्लॉक किए गए, 23 करोड़ से ज्यादा शिकायतें मिली, 1,85,000 FIR दर्ज हुई। 2025 तक 20,000 से ज्यादा अपराधी पकड़े गए। हमारे महत्वपूर्ण संस्थानों के पूरा डेटा और उनके डेटाबेस का एक्सेस कर डेटा चोरी कर हमारे देश के दुश्मनों को बेचने का भी काम हो रहा है। अब ये सारे आयामों को हमें प्रोटेक्ट करना है। इस अवसर पर गृह मंत्री ने सीबीआई के उन अधिकारियों को सम्मानित किया जिन्होंने अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है। आने वाले दिनों में मैं 5 साल के बाद का देख रहा हूं, हमने पर्याप्त कदम नहीं उठाए तो साइबर फ्रॉड एक क्राइम नहीं, एक क्राइसिस बनकर रहेगा। और हमने देश को इस क्राइसिस से बचाने की जिम्मेदारी आज सरकार के जिस विभाग के लोग यहाँ बैठे हैं वो सबकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में तेजी के साथ डिजिटल बदलाव हुए हैं। बैंकिंग सेवा, शासन और संचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं। ऐसे में नई चुनौतियां भी उत्पन्न हुई हैं जिनका फायदा साइबर अपराधी ना उठा सकें, इसलिए उन पर लगाम लगाना जरूरी है। साइबर अपराध मिनटों में होता है। अगर क्विक रिस्पॉन्स हो, केंद्र और राज्य समन्वय हो तो साइबर अपराध पर लगाम लगाई जा सकती है। मोदी सरकार का लक्ष्य भी यही है कि लोगों की गाढ़ी कमाई साइबर अपराधियों तक ना पहुंचे। गृह मंत्रालय का भी कहना है कि आज अगर हमने साइबर अपराध पर ठीक तरीके से लगाम नहीं लगाई तो आने वाले 5 सालों में साइबर क्राइम न होकर क्राइसिस बन जाएगा। कैमरामैन सुमित के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। केंद्र सरकार ने डीप फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार फर्जी और भ्रामक सामग्री पर सख्ती से नियंत्रण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 में बड़े बदलाव किए हैं। ये बदलाव 20 फरवरी 2026 से लागू हो जाएंगे। नए नियमों के तहत सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही बढ़ा दी गई है ताकि इंटरनेट पर फेक न्यूज़, डीप फेक और गलत सूचना के प्रसार पर रोक लगाई जा सके।
सरकार ने पहली बार कृत्रिम रूप से उत्पन्न सिंथेटिक सामग्री को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। साथ ही उसे तुरंत हटाए जाने, कंटेंट की पहचान और लेबलिंग को अनिवार्य बनाया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर प्लेटफॉर्म की कानूनी सुरक्षा समाप्त किए जाने का भी नए नियमों में प्रावधान किया गया है। आइए आपको बताते हैं विस्तार से कि नए नियमों के तहत क्या प्रावधान किए गए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश व डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 में बड़े संशोधन किए गए हैं। नए नियम 20 फरवरी 2026 से प्रभावी हो जाएंगे। इन नियमों में AI या एल्गोरिदम से बने ऑडियो, वीडियो, फोटो और अन्य विजुअल कंटेंट को सिंथेटिक कंटेंट की स्पष्ट परिभाषा दी गई है। भ्रामक या अवैध AI कंटेंट की जानकारी मिलते ही 3 घंटे के भीतर इसे हटाना या ब्लॉक करना अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि पहले कंटेंट हटाने की समय सीमा 36 घंटे थी। कानून व्यवस्था से जुड़ी जानकारी अब सिर्फ DIG या उससे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा साझा की जा सकेगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म को हर 3 महीने में यूजर्स को नियमों और दंडात्मक प्रावधानों की जानकारी देनी अनिवार्य कर दिया गया है। सोशल मीडिया कंपनियों को AI जनित कंटेंट की पहचान के लिए तकनीकी उपकरण तैनात करने होंगे। ऐसे कंटेंट पर स्पष्ट लेबल लगाना और एक स्थायी डिजिटल पहचान मेटा डेटा जोड़ना अनिवार्य होगा। बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री, डीप फेक, फर्जी दस्तावेज, बिना सहमति निजी तस्वीरें और हिंसक कंटेंट पर सख्त प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूजर्स को घोषित करना होगा कि साझा की गई सामग्री AI जनरेटेड नहीं है। नियमों का उल्लंघन करने पर प्लेटफॉर्म की कानूनी सुरक्षा समाप्त की जा सकती है। नए नियमों में भारतीय आपराधिक संहिता 2023 के तहत दंड का प्रावधान भी किया गया है। और पश्चिम बंगाल में SIR का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जहां पर खुद ममता बनर्जी मौजूद थी और अपनी दलीलें वहां पर उन्होंने दी। इसके बावजूद पश्चिम बंगाल में SIR पर बवाल थम नहीं रहा है। नया मामला अब तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के एक बयान को लेकर आया है और इसके बाद पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्शन ऑफिसर के कार्यालय ने उनके बयान को भ्रामक करार दिया है। इस बीच चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बंगाल में बढ़ी SIR की समय सीमा के अनुसार अंतिम मतदाता सूची को 28 फरवरी को जारी करने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर नए नए विवाद सामने आ रहे हैं। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर किसी भी तरह की रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का विरोध जारी है। ताजा विवाद तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के एक बयान को लेकर सामने आया है। उन्होंने हाल ही में कहा कि चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त किए गए माइक्रो ऑब्जर्वर के काम का उद्देश्य किसी सांसद को डराने धमकाने का है। ये बयान सोशल मीडिया और कुछ चैनलों पर तेजी से वायरल हुआ। हालांकि पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्शन ऑफिसर के कार्यालय ने इस बयान पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और इसे भ्रामक करार दिया। CO कार्यालय ने कहा कि माइक्रो ऑब्जर्वर को उनके निर्धारित कर्तव्यों का निर्वाह बिना किसी डर या दबाव के करना चाहिए। सांसद महुआ मोइत्रा को आयोग ने चेतावनी देते हुए याद दिलाया कि सार्वजनिक कर्मचारियों को धमकाना धारा 224 BNSS के तहत अपराध है और इसके लिए 2 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। वहीं भाजपा SIR मसले पर तृणमूल कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने SIR को लेकर जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश की। किसी भी कीमत पर SIR को रोका नहीं जाएगा। अगर SIR को लेकर किसी प्रकार के क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है तो वो क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट करेगी, मगर SIR को गलत कहना, SIR को गैर लोकतांत्रिक कहना ये नहीं है। किसी भी कीमत पर रोका नहीं जाएगा। झटका नंबर 1 ममता बनर्जी को जोर से लगता है, क्योंकि ममता बनर्जी SIR नहीं चाहती। इस बीच पश्चिम बंगाल कोयला घोटाले से जुड़े मामले में गिरफ्तार चिन्मय मंडल और किरण खां को मंगलवार को सिटी सेशन कोर्ट में पेश किया गया। मुख्य न्यायाधीश सुकुमार रॉय ने दोनों आरोपियों को 8 दिनों की ED हिरासत में भेजने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी। कोर्ट में ED के वकील ने दलील दी कि दोनों आरोपियों को कोयला घोटाले से अवैध कमाई का हिस्सा मिलता था। उन पर गुंडा टैक्स वसूली के जरिए पैसे उगाही का आरोप है। ED के मुताबिक अब तक मुनाफे का हिस्सा करीब 150 करोड़ रुपए बताया गया है। जांच में सामने आया है कि आरोपियों का सिंडिकेट पश्चिम बंगाल के आसनसोल दुर्गापुर इलाके में सक्रिय था। प्रवर्तन निदेशालय ने इस घोटाले की जांच 47 FIR के आधार पर शुरू की है।
उच्चतम न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका पर सुनवाई 18 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित पश्चिम बंगाल सरकार पर कथित कोयला चोरी घोटाले से जुड़े मामले में आईपैक कार्यालय और उसके निदेशक के परिसरों पर की गई छापेमारी के दौरान बाधा डालने का आरोप लगाया गया है। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के अस्वस्थ होने की जानकारी मिलने के बाद मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी इस पर सहमत हुए। ईडी का आरोप है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तलाशी स्थलों पर पहुंची और आईपैक परिसर से दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सहित महत्वपूर्ण सबूत अपने साथ ले गईं तथा उन्होंने जांच में बाधा डाली और हस्तक्षेप किया। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। चुनाव आयोग ने केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में आगामी चुनाव को देखते हुए चुनाव से संबंधित अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग से संबंधित निर्देश जारी किए हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसे अधिकारी अपने गृह जिले में नहीं रहेंगे जो 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। उन्हें चौथे वर्ष में वहां से स्थानांतरित किया जाए। असम में विशेष पुनरीक्षण की प्रक्रिया के बाद अंतिम मतदाता सूची मंगलवार को प्रकाशित कर दी गई। इसमें मसौदा सूची में शामिल 2.43 लाख से अधिक नाम हटा दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी जानकारी दी गई है। एक बयान में कहा गया है कि दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है, जिसमें कुल 2.49 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल हैं। ये संख्या मसौदा मतदाता सूची में शामिल नामों से 0.97% कम है। 27 दिसंबर को प्रकाशित मसौदा सूची में 2.52 करोड़ मतदाताओं के नाम थे। असम में अगले कुछ महीने में विधानसभा चुनाव संभावित है। और परीक्षा पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से हुई बातचीत की झलक साझा की है। इसी कड़ी में उन्होंने असम के छात्रों के साथ हुई बातचीत को ट्विटर पर साझा किया। उन्होंने लिखा, स्ट्रेस और तुलना को मैनेज करने के चक्कर में सेल्फ कॉन्फिडेंस, हेल्दी रूटीन बनाने तक असम के स्टूडेंट के साथ परीक्षा पे चर्चा में सब कुछ शामिल था। ये एग्ज़ाम में अच्छा करने, आगे बढ़ने और साथ ही अपनी जड़ों और कल्चर से जुड़े रहने की उनकी ख्वाहिशों को दिखाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर के छात्रों से हुई बातचीत को भी साझा किया। उन्होंने लिखा, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में परीक्षा पे चर्चा के दौरान स्टूडेंट से बातचीत करना एक शानदार अनुभव था। स्टार्टअप और एआई से लेकर सेल्फ डिसिप्लिन और विकसित भारत बनाने के सपनों तक आज के युवा दिमाग की जिज्ञासा और क्लैरिटी कमाल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ के छात्रों के साथ हुई बातचीत को भी एक्स पर साझा किया। उन्होंने लिखा, परीक्षा पे चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के साथ बातचीत से एक ऐसी पीढ़ी का पता चला जो जिज्ञासु, विचारशील और जागरूक है। पढ़ाई और खेल में बैलेंस बनाने से लेकर पर्यावरण की देखभाल करने और लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने तक उनके सवालों में सोच की स्पष्टता दिखी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ब्रिक्स शेरपा सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए चीन के कार्यकारी उप विदेश मंत्री मा झोक्सू के साथ भारत चीन रणनीतिक वार्ता की। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों में आई सकारात्मक प्रगति की समीक्षा की और लोगों के बीच आदान प्रदान बढ़ाकर तथा संवेदनशील मुद्दों पर चिंताओं का समाधान करके संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। उन्होंने वैश्विक और क्षेत्रीय स्थिति तथा बहुपक्षीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। दिल्ली में ब्रिक्स शेरपा बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने सदस्य देशों के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के बाद डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्विटर पर लिखा, ब्रिक्स 2026 शेरपा और देशों के प्रतिनिधियों से बातचीत करके खुशी हुई। जैसे ही ब्रिक्स 20 साल पूरे कर रहा है, ये सहयोग, सलाह और तालमेल के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के तौर पर उभर रहा है जो लोगों से जुड़े मुद्दों को आगे बढ़ा रहा है। ब्रिक्स 2026 की प्राथमिकताएं जैसे लचीलापन, इनोवेशन, सहयोग, सस्टेनेबिलिटी को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग डेलीगेशन द्वारा दिए गए सुझावों और नजरियों को महत्व दें। विदेश मंत्री ने ब्रिक्स शेरपा और देशों के प्रतिनिधियों के साथ हुई अपनी मुलाकात की तस्वीरें भी साझा की।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि सेक्रेटरी वेस्ट सीवी जॉर्ज ने हंगरी की स्टेट सेक्रेटरी सुश्री बोगलारका इलेश के साथ भारत हंगरी विदेश कार्यालय परामर्श एफओसी के 11वें दौर की बैठक की। बैठक में दोनों देशों के बीच सहयोग के संपूर्ण दायरे की समीक्षा की गई, जिसमें राजनीतिक संबंध, व्यापार, निवेश, रक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा, जल प्रबंधन, फार्मास्यूटिकल, अंतरिक्ष, खेल, कनेक्टिविटी के साथ साथ शैक्षणिक और सांस्कृतिक संबंध शामिल रहे। इसके अलावा दोनों पक्षों ने यूरोप, इंडो पैसिफिक क्षेत्र और बहुपक्षीय सुधारों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। बैठक में भारत और हंगरी के बीच रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति बनी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने 8 और 9 फरवरी को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में आयोजित विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2026 में हिस्सा लिया। इस दौरान संजय सेठ ने उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया और पहली बार स्थापित भारतीय मंडप का शुभारंभ किया और इसमें भारतीय रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों और निजी कंपनियों के विनिर्माण क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया है। रक्षा राज्य मंत्री ने सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय, सऊदी अरब सैन्य उद्योग और रक्षा विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर रक्षा सहयोग, संयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने सऊदी अधिकारियों को भारत के अनुसंधान एवं विकास केंद्रों का दौरा करने का निमंत्रण दिया। संजय सेठ ने भारतीय दूतावास में आयोजित कार्यक्रम में भारत और सऊदी अरब के बीच रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और सहयोग पर जोर देते हुए मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड के विजन को दोहराया। इसके अलावा उन्होंने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल दिरियाह का दौरा किया और भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए राष्ट्र प्रथम की भावना को रेखांकित किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर राज्य से जुड़े रेल प्रोजेक्ट्स को लेकर विस्तृत ज्ञापन सौंपा। उन्होंने लंबित रेल परियोजनाओं के शीघ्र पूरा होने, नई रेल लाइनों की मंजूरी और अतिरिक्त रेल ट्रेन सेवाओं की मांग की। मुख्यमंत्री ने बजट में घोषित हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए केंद्र का आभार जताते हुए बेंगलुरु चेन्नई कॉरिडोर को तिरुपति तक बढ़ाने का अनुरोध किया। साथ ही 1 अप्रैल से साउथ कोस्टल रेलवे जोन के संचालन के लिए गजट अधिसूचना जारी करने की मांग की। बैठक में विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी, फ्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर और यात्री सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने 12 चिन्हित लिम्फेटिक फाइलेरियासिस प्रभावित राज्यों से स्वास्थ्य मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एलएफ उन्मूलन के लिए वार्षिक राष्ट्रव्यापी सामूहिक औषधि वितरण अभियान का शुभारंभ किया। यह एलएफ को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में इन दिनों आस्था, भक्ति और करुणा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। ऐतिहासिक गंगा रामया मंदिर में भारत से लाए गए भगवान बुद्ध के पवित्र देवनी मोरी अवशेषों को दर्शन के लिए रखा गया तो लाखों श्रद्धालु यहां उमड़ पड़े। दर्शन के अंतिम दिन श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर रहा। कोलंबो स्थित ऐतिहासिक गंगारामया मंदिर में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के दर्शन के आखिरी दिन श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गईं। श्रीलंका ही नहीं बल्कि देश के दूर दराज इलाकों और विदेशों से भी भक्त यहां पहुंचे। श्रद्धालुओं ने इसे अपने जीवन का सौभाग्यशाली क्षण बताते हुए गहरी आत्मिक शांति का अनुभव किया। I really like to thank Sir Narendra Modi, the Prime Minister of India, and our President, Sir Anurag Kumar. Like, this is a great thing they've done for us. This is one of the best Indian friendship to us. It's a great thing that we received the relics of the Lord Buddha from India. And it's a very great opportunity for us to worship. Thank a lot to the Indian government and also Sri Lankan government to work together and give us a magical chance like this to see the relics. मंदिर प्रशासन के अनुसार मंगलवार दर्शन का अंतिम दिन रहा। पहले से घोषणा के अनुसार रात 10 बजे के बाद लाइन बंद कर दी गई और सुबह 6 बजे दर्शन समाप्त होने की समय सीमा पहले से तय थी। अंतिम दर्शन के लिए श्रद्धालु धूप और बारिश की परवाह किए बिना घंटों तक कतारों में खड़े नजर आए। We are still with Buddha and the lovely, kind people from India. All of your team are so cooperate with us very well.
कोलंबो में दर्शन के बाद प्रमुख भारतीय प्रतिनिधिमंडल पवित्र अवशेषों को लेकर भारत लौटेगा। श्रद्धा, आस्था, उपासना, इन सभी की अगर मैं बात करूं तो चरितार्थ होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। संयम के साथ सभी लोग लगे हुए हैं, भावुक हैं और भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज, कोलंबो। नई दिल्ली में इंडिया एआई पहल के तहत युवा एआई फॉर ऑल शोकेस बस को औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस विशेष रूप से तैयार की गई बस को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मोबाइल शोकेस बस दिल्ली एनसीआर में विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करेगी, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों, युवाओं और छात्रों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जागरूकता बढ़ाना है और दिल्ली में होने जा रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट से जुड़ी जानकारी को ज़मीनी स्तर तक पहुंचाना है। इस मौके पर जितिन प्रसाद ने बताया कि युवा एआई फॉर ऑल पहल के माध्यम से देश के युवाओं को एआई तकनीक से जोड़कर उन्हें भविष्य के डिजिटल अवसरों के लिए तैयार किया जा रहा है। यह पहल समावेशी, जिम्मेदार और मानव केंद्रित एआई विकास की दिशा में भारत के विजन को मजबूत करती है। दुनिया की नज़रें लगी हैं कि ये भारत में जो एआई इम्पैक्ट समिट हो रहा है, इसके क्या आउटकम्स होंगे आने वाले समय में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हम सभी की ज़िंदगी में आने वाला है, उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये संभाली है जिम्मेदारी। ख़ास तौर से जो ग्लोबल साउथ कहते हैं, विश्व के जो देश हैं, उनकी आवाज़ की किसी तरीके से इसमें भेदभाव ना हो, सभी को समान तरीके से एआई और तमाम टेक्नोलॉजी का वितरण भी हो और उसका लाभ भी सभी उठाएं। और ये बस भी उसी की एक देन समझिए कि डिजिटल डिवाइड और एआई के ऊपर ये जगह जगह जाएगी और ख़ास तौर से हमारा युवा वर्ग जो है उनको बताएगी कि एआई में क्या कैसे इस्तेमाल किया जाए, क्या इसके फ़ायदे हैं। भारत अमेरिका व्यापार समझौते का भारतीय फार्मास्यूटिकल अलायंस ने स्वागत किया है। अलायंस महासचिव सुदर्शन जैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित ये समझौता दोनों देशों के हितों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस यूएस इंडिया का जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसका स्वागत करता है। हम ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने ये एग्रीमेंट को फॉरवर्ड किया प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। दोनों देशों की बहुत कॉमन वैल्यूज है, डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस हैं एंड ये देश दोनों देश के लिए फायदे का रहेगा। भारत और अमेरिका के बीच होने वाले व्यापार समझौते को लेकर सहस्त्र समूह के चेयरमैन अमृतलाल मनवानी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका समझौता भारत को विनिर्माण और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक प्रमुख वैश्विक भागीदार बना रहा है। उन्होंने कहा कि इससे अमेरिका को निर्यात के अवसर बढ़ेंगे और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में तेजी से विकास आएगा। On behalf of the electronics industry, I extend our compliments and gratitude to the Government of India and the Honorable Prime Minister for their vision and leadership in bringing this agreement to fruition. This deal is naturally positioning India as a preferred partner for both manufacturing and technology development. For the Indian electronics industry, this partnership will translate into accelerated growth in exports to the US, expand opportunities for collaboration and a stronger role in global value chains. पूर्व क्रिकेटर और सांसद हरभजन सिंह ने T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच से बाहर रहने के पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इस कदम को विवाद खड़ा करने की और जनता को गुमराह करने की गैर ज़रूरी कोशिश करार दिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि भारत पर प्रेशर डाला जाए। उसको ये समझना चाहिए था कि ये भारत का फैसला नहीं है बल्कि ICC का फैसला है। पाकिस्तान के लोग भी कह रहे हैं कि बांग्लादेश की लड़ाई में पाकिस्तान बीच में खुद पड़ गया है। हरभजन सिंह का कहना है कि उन्होंने तभी कहा था कि दम खम है तो अडिग रहिए। उन्होंने कहा कि अब वो यही चाहते हैं कि 15 तारीख को कोलंबो में होने वाले मैच में भारत जीते। पूर्व क्रिकेटर व सांसद हरभजन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। पाजी, पाकिस्तान भारत के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए राजी हो गया, क्या कहेंगे? पता था कि ये होना ही है और सिर्फ वो एक उन्होंने कोशिश की थी, प्रयास किया था कि किसी तरीके भारत के ऊपर प्रेशर डाला जाए, पर लेकिन वो सफल हुआ नहीं है।
और बहुत ज़्यादा उनका नुकसान हो रहा था क्रिकेट बोर्ड का अगर वो ये मैच नहीं खेलते। और कहीं ना कहीं उनको ये भी बात समझ में आनी चाहिए कि ये भारत का डिसीजन नहीं था, ये डिसीजन आईसीसी का था। जो बांग्लादेश यहाँ पे नहीं खेलना चाहती वो उनका एक बांग्लादेश का डिसीजन है। बट जब आईसीसी से वोटिंग कराई गई कि ये इनको होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वहाँ 14-2 से वो हारे हैं और वहाँ पाकिस्तान ने उनका समर्थन जरूर किया, लेकिन बाद में ये रियलाइज़ किया कि ये समर्थन में कुछ खास रखा नहीं है, नुकसान नहीं है, इसलिए वो यू टर्न लिया गया है। पाकिस्तान जिस तरीके से व्यवहार कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट को लेकर, आपको लगता है ये उचित है खेल प्रेमियों की भावनाओं को देखते हुए? देखिए, जो वहाँ के लोग हैं ना वो भी चाहते हैं कि मैच हो, क्रिकेट हो। और जब उनका वो बयान आया था वहाँ से कि भारत के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी, और वहीं के लोग कह रहे थे भाई लड़ाई किसी की और बीच में आप कूद रहे हो, आपको क्या मिल रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। और ये बात समझ आ गई उनको एक ही हफ्ते में। तो मैंने तो कहा था अड़िंग रहिए, अगर दमखम है तो दिखाइए, अड़िंग रहिए। बट दमखम होता तो अड़िंग रहते ना। 15 तारीख को लेकर क्या कहेंगे पाजी, जो मैच होने जा रहा है? अब हम चाहते हैं हमारी टीम अच्छा खेले और टीम जीते, मैच बढ़िया हो, ये चाहते हैं हम। कैमरा पर्सन नवीन के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।